हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 52। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से या फिर ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 52 का पहला प्रश्न है, एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 मिलीमीटर है। इस तार से 10 ओम का एक प्रतिरोध बनाया गया। इस प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितनी है? प्रतिरोधक यहाँ पर होना चाहिए। एक प्रतिरोधक बनाया गया, इस प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कितनी है? एक्चुअल में सवाल जो है ऐसे होना चाहिए था। अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, इसका क्या मतलब हुआ? ये त्रिज्या जो है 7 मिलीमीटर है और ये जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर है। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लगाना है R = ρl/a। R हमें दिया हुआ है 10 ओम, रो हमें चाहिए, L के जगह पर है 1 किलोमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा मात्रक में हमें सारे वैल्यू पुट करने हैं। उसके बाद A यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा πr²। तो पाई के स्थान पर 22/7 डालेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। और त्रिज्या हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है। तो 7 मिलीमीटर बराबर 7 × 10⁻³ मीटर, और फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर r² है। सॉल्व करेंगे तो ये मान हमें मिलेगा 1.54 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? दूसरे समूह में कौन से तत्व आते हैं? दूसरे समूह के तत्वों को हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसमें है बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये समूह संख्या 2 की धातुएं हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। जो फ्यूज होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट ये कम होता है, ताकि ज़्यादा धारा अगर प्रवाहित होने लग जाए। जैसे मान लीजिए फ्यूज पे रेटिंग है 5 एम्पियर, तो जैसे ही 5 एम्पियर से भी तो धारा जो है ज़्यादा प्रवाहित होगी, फ्यूज से रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो H = I²RT। 5 एम्पियर से जैसे ही धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, फ्यूज ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम है, गल जाएगा। तो गल जाता है हमारा आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है। विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर यानी कि एनर्जी बट्टे में टाइम, है ना, ऊर्जा बट्टे में समय, इसी को बोलेंगे ऊर्जा स्थानांतरण की दर या फिर ऊर्जा क्षय की दर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना। विद्युत शक्ति हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? जो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है उसमें एक अवक्षेप बनता है, एक अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है जो कि अविलय होता है, जो कि अविलय होता है यानी कि घुलता नहीं है। तो वो हम बोल सकते हैं कि एक अविलय लवण बनता है। ए हमारा आंसर हो जाएगा, अविलय लवण बनता है। एक ऐसा लवण बनता है जो अविलय होता है, घुलता नहीं है। साबुन और अपमार्जक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग किया जाता है साबुन और अपमार्जक बनाने में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको याद हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये तीनों ही बनते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया में, क्लोर अल्कली प्रोसेस में, जब ब्राइन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तब। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटाश बोलते हैं। इसका उपयोग जो है धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक कागज के लिए और कृत्रिम रेशे के निर्माण के लिए किया जाता है।
साबुन अपमार्जक कागज के निर्माण के लिए, कृत्रिम रेशे के निर्माण के लिए किया जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, ये एक प्रबल क्षार है, पीएच इसका 14 होता है। फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? फुलरीन जो होता है ये कार्बन का अपरूप है, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जो इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि हमें फुटबॉल जैसी संरचना मिलती है या फिर गोल पिंजरे जैसी हमें संरचना मिलती है। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, ये तीनों क्या है? कार्बन के परमाणु हैं। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? कंप्लीट फूड कहा जाता है, कंप्लीट डाइट कहा जाता है इसे, और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। कंप्लीट फूड हम लोग बोलते हैं मिल्क को, दूध को हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि दूध में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, वसा भी मिलेगा, कुछ विटामिन भी मिलते हैं, कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, तो सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, इसीलिए कंप्लीट फूड कहा जाता है इसे। दाल जो है ये प्रोटीन रिच सोर्स है, प्रोटीन ज़्यादा होता है इसमें। रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सब्जी में क्या? सब्जी में विटामिन, खनिज, ये सब आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो दूध में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, इसीलिए कंप्लीट फूड है। लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? लिटमस विलियन जो है ये कौन से रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे लाइकन से निष्कर्षित किया जाता है। ये वही लाइकन है जो कवक और शैवाल का सहजीवीय संबंध होता है। 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे पास जो प्रतिरोध है वो है 10 ओम, और हमारे पास समय है 1 सेकंड। हमारे पास ऊष्मा का उत्सर्जन यहाँ पर दिया गया है 360 जूल। हमसे धारा का मान पूछा है। इन तीनों में रिलेशन है H = I²RT। जो H है ये है 360, I हमें चाहिए, R 10 है, समय 1 है, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और I हमारा आ जाएगा 6 एम्पियर। 6 एम्पियर हमारा आंसर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये काम कौन करेगा? सेल। डी हमारा आंसर हो जाएगा, वोल्टेज सेल। तो जो वोल्टेज सेल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, टॉर्च वगैरह में, क्या होता है वहाँ पर? केमिकल एनर्जी, बैटरी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? उत्कृष्ट गैसों को यानी कि अक्रिय गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, तो कहाँ से शामिल कर देते ये न्यूलैंड साहब, है ना? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी उस समय जब न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण दिया था, इसीलिए न्यूलैंड साहब ने अष्टक सिद्धांत में इन सबको शामिल नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है? अपशिष्ट उत्पाद, अब पौधों में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, इसमें आपको पता ही है जो मुख्य उत्पाद होता है, हमारा मुख्य उत्पाद जो चाहिए होता है वो तो एटीपी होता है, और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वहीं अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद होता है, जो चाहिए होता है, वो तो ग्लूकोज होता है, और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है, और यहाँ भी जल। जो अपशिष्ट उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और जलवाष्प भी है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। जलवाष्प कहने का मतलब जल ही है, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से एक्स्ट्रा जल का उत्सर्जन होता है वो क्या है? ये अपशिष्ट उत्पाद ही है। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताएं। देखो, जिंक है धातु और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो धातु और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है जो कि जिंक सल्फेट है, और साथ में वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, ज्वलनशील गैस है, और ये फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि पॉप साउंड के साथ जलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? अपशिष्ट उत्पाद नहीं है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो आप जानते हो अमोनिया होता है जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद। यूरिया होता है हम लोगों के बॉडी के अंदर। यूरिक एसिड होता है जो सरीसृप होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर। लैक्टिक अम्ल जो है ये, इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, है ना, इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। इसमें याद रखना है आपको कि 3 कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होते हैं इसमें। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक R ऋणात्मक है, सही है। कौन सी सही होगी? तो यही सही है। और उत्तल दर्पण के लिए दोनों धनात्मक। अवतल दर्पण के लिए F R दोनों ऋणात्मक। 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी हमें मीटर में चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अच्छा, अवतल लेंस है ना, तो F हमारा यहाँ पर पावर हमारा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तब -0.1 मीटर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा आंसर। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होता है। हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा H इज इक्वल टू I² RT। तो जो H है ये समानुपाती है I² के। H जो है समानुपाती है R के, H जो है समानुपाती है T के। तो धारा का स्क्वायर हमारा आंसर। मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिए निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? युग्मनज का निर्माण होता है जब शुक्राणु अंडाणु आपस में निषेचित होते हैं। तो योनि से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में ये शुक्राणु जाता है। इस शुक्राणु के पास 3 भाग होते हैं, ये C है टेल, ये B है मिडिल पार्ट और ये हेड। तो अंडाणु के अंदर जो है ये हेड चला जाता है, ये हेड चला जाता है। इसी में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। हम बोलते हैं ना शुक्राणु में 23 क्रोमोजोम, अंडाणु में 23 क्रोमोजोम, तब जाकर के युग्मनज में 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। तो इसी में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, या फिर बोल सकते हो इसी में अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसी में DNA होता है, यही जाकर के निषेचित होता है अंडाणु से। केवल भाग ए। निम्नलिखित में से कौन सा पद मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है। अब देखो यहां पर इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को, अगर आपको नहीं पता है तो। यहां फ्लोएम दिया हुआ है तो ये विकल्प काट दो, यहां फ्लोएम दिया हुआ है ये विकल्प काट दो, यहां देखो यहां भी फ्लोएम दिया हुआ है ये विकल्प काट दो, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। पत्तियों के फ्लोएम में क्यों जाएगा? पत्तियों के जाइलम में जाएगा ना, पानी की बात की जा रही है यहाँ पर। जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम होते हैं, ऐसे मूल रोम होते हैं। और इधर मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल में वाटर है, मॉइस्चर है। तो ये जो मूल रोम होती है, मिट्टियों में जो मूल रोम होती है, जड़ों में जो मूल रोम होती है, वो मिट्टियों के कांटेक्ट में होती है। तो मिट्टी से क्या होता है कि जल पहले मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है परासरण विधि द्वारा। उसके बाद मूल वलकुट, ये कॉटेक्स होता है, रूट कॉटेक्स होता है। कॉटेक्स जो है ये रूट का ही पार्ट होता है। उसके बाद मूलों का जाइलम, ये जो रूट हेयर है, इसको हम रूट हेयर बोलते हैं इंग्लिश में, रूट हेयर। तो रूट हेयर के कॉटेक्स में, फिर रूट हेयर के जाइलम में, फिर वहां से तने के जाइलम में, तो उसके बाद पत्तियों के जाइलम में। इतना अगर आपको नहीं पता होता तो आप फ्लोएम देख करके छाट सकते थे विकल्प को, तो भी आंसर आपका सी आ जाता। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांस्य। धातु और पारा की मिश्र धातु को हम लोग अमलगम बोलते हैं। बी हमारा आंसर। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो है ये फ्लेमिंग के मोटर की बात की जा रही है, याद रखना, जनरेटर की बात नहीं की जा रही है। जनरेटर में क्या होता है, विद्युत धारा जो प्रेरित होती है वहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं वाले को उड़ा दो, बाएं हाथ का नियम, और यह ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो विद्युत के बाद यांत्रिक, सी हमारा आंसर।
सी हमारा आंसर। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, इसका पालन करता है? ये है एल्कीन। एल्कीन हमारा आंसर। एल्केन का होता है, इसी में 2 जोड़ दो, H2n+2 कर दो और एल्काइन में 2 घटा दो। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 52 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।